मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 42वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो श्रृंखला हमारी अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित है। और इसमें सबसे पहले जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उनके आंसर और उनके तर्क, उनका एक्सप्लेनेशन, तो ये सारी चीज़ों को लिया है और ये पहला वीडियो लेक्चर है। और इसके आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, आईआर इत्यादि उस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और उनके आंसर क्या हैं और क्यों हैं आंसर, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर सीरीज़ को हम प्रारंभ करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और किसके बीच के इंटरेक्शन को कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आपने पढ़ा होगा और वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और किसके बीच के इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आंसर आप देखिए, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या दोनों, और केमिकल बॉन्ड्स। तो अगर इसके आंसर को देखें आप, तो इसका जो आंसर है वो आता है आंसर नंबर 3, मतलब बोथ 1 एंड 2। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल या एटम, इनके बीच के इंटरेक्शन को, मतलब दोनों के इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और ये सही इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ के बीच का इंटरेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो जो पदार्थ है या मैटर है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल और एटम्स। इसीलिए जो तीसरा आंसर है वो सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए, कौन सा रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इन चारों में? माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, आईआर और यूवी। देखिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर है, इसका मतलब होता है कि उसकी एनर्जी रेडिएशन की सबसे कम है। तो इनडायरेक्टली अगर अपन देखें तो माइक्रोवेव रेडिएशन की जो एनर्जी है वो रेडियो वेव से ज़्यादा है, आईआर की एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा है, और आईआर से ज़्यादा एनर्जी होती है यूवी की। तो एक तरह से सबसे कम एनर्जी वाला जो रेडिएशन है वो केवल रेडियो वेव्स यहाँ पे बचता है। और इसलिए हम देखते हैं कि आंसर भी 2 है, रेडियो वेव्स। फिर कौन सा रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? अब आपको अगर मालूम है कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एनर्जी भी कम होगी। तो चारों रेडिएशन वही हैं जो पहले वाले प्रश्न में थे, यहाँ पे भी वही हैं। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की है, तो ऑब्वियसली रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी, और इसलिए इसका भी आंसर 2 है। फिर अगर हम देखें विच रेडिएशन एज द लीस्ट एनर्जी, तो लीस्ट एनर्जी किसकी है? ये आप ऊपर देख चुके हैं, किसकी? रेडियो वेव्स की है। तो नेचुरली द आंसर इसका भी 2 होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हैं। अब चलिए पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये है, अब इस चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है और वेवलेंथ पे निर्भर करती है, और इनके बीच में कैसा रिलेशन है। क्या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में प्रोपोर्शनल में है, समानुपात में है, या एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/, फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, या ये दो आंसर होंगे। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है आंसर नंबर 3। एनर्जी हमेशा प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसा अभी ऊपर आपने देखा। और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये आंसर नंबर 3 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम आते हैं, तो एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसके केवल परमिटेड वैल्यूज़ होते हैं।
पहला आंसर है इनडेफिनिट वैल्यू। तो इनडेफिनिट मतलब उसका कोई भी मान हो सकता है, डेफिनिट वैल्यूज मतलब उसके निश्चित मान होंगे, और इनफाइनाइट वैल्यूज मतलब उसके अनंत मान हो सकते हैं, और केवल नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसकी वैल्यूज परमिटेड हों, कोई भी मान नहीं होगा, केवल डेफिनिट वैल्यूज होंगी। सातवें क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब आपने क्वांटाइज्ड एनर्जी आपने समझ लिया। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में या मोशन में कौन सी जो मोशन है या कौन सी एनर्जी है जो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और कौन सी क्वांटाइज्ड नहीं है। तो आपको मालूम है कि रोटेशनल एनर्जी के मान परमिटेड होते हैं, निश्चित उसके ऊर्जा स्तर होते हैं, वाइब्रेशनल के भी और इलेक्ट्रॉनिक के भी। अब केवल बचता है ट्रांसलेशनल। तो जो लीनियर मोशन होता है उसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसलिए ट्रांसलेशनल जो एनर्जी होती है वो नॉट ए क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, या नॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, या अनक्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। फिर आपसे पूछा गया है वेव नंबर क्या है। तो वेव नंबर आपको मालूम है कि वेव नंबर का मतलब होता है वेव लेंथ का रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/λ। चलिए 8 क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन है, कौन से रेडिएशन ऐसा है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी और विजिबल। आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर आप ऊपर से नीचे बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में देखेंगे तो सबसे नीचे आता है गामा रेस, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा रेस की। तो ये आंसर देखिए गामा रेस है। फिर 10वां क्वेश्चन है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, इन्हीं चारों में एक्स रेस की एनर्जी गामा रेस से थोड़ी कम होती है, और इसकी एनर्जी जो होती है विजिबल की और कम होती है, और यूवी की एनर्जी कम होती है विजिबल से। तो इन चारों में आंसर जो 3 है वो होना चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी इन चारों में सबसे कम है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एनर्जी किसकी ज़्यादा थी, गामा रेस की, तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, गामा रेस की। तो ये आंसर हो गया आंसर नंबर 2। 12वां क्वेश्चन कहता है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है। अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी सबसे, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो फिर से आंसर होता है गामा रेस। तो ये 12 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब 13वां क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा रेडिएशन ऐसा है जो स्पेस में मिलता है, अंतरिक्ष में, एक्स रेस, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेस। तो इसमें आपको मालूम है कि जो एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा रेज हैं, ये सारे के सारे रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, केवल कॉस्मिक रेस को छोड़ के। तो कॉस्मिक रेस वहाँ सन के आसपास वहाँ उत्पन्न होता है और वहाँ उपस्थित होता है, तो इसको ये स्पेस रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज। अब 14वां क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट रेडिएशन को लेकर सही है। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर से मिलकर या कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। दूसरा आंसर है कि वो मासलेस फोटोन, मतलब ऐसे फोटोन के कण जिनका भारहीन होते हैं उनसे बने होते हैं, ये भी सही लग रहा है। तीसरा है एनर्जी पार्टिकल्स, फोटोन को हम कहते ही हैं एनर्जी पार्टिकल हैं, तो इस हिसाब से तीनों हैं। तो इसलिए जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी की जो यूनिट है कौन सी नहीं है। देखिए इसमें जो आंसर है वो पहला इसलिए है क्योंकि ये फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। कैलोरीज, जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी की सारी एनर्जी की यूनिट्स होती हैं। 16वां क्वेश्चन, कौन सी यूनिट फ्रीक्वेंसी की नहीं है। साइकिल पर सेकंड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज से भी बड़ी यूनिट होती है मेगा हर्ट्ज। परंतु ये जो यहाँ पे चौथे नंबर पे है जो माइक्रोन है या माइक्रोमीटर है, ये लंबाई की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये नहीं है। तो इसलिए ये आंसर होगा। अब 17वां क्वेश्चन में देखिए कि वेवलेंथ की सबसे छोटी इकाई क्या है, पिकोमीटर,
मतलब 10⁻⁻15 मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, और ये है आंगस्ट्रम। आंगस्ट्रम मतलब 10⁻10 मीटर। तो अगर इनको देखें हम तो सबसे छोटी यूनिट आती है पिकोमीटर की 10⁻⁻15 मीटर। फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी यूनिट है, ये तो हर्ट्स हो गया, साइकिल पर सेकंड को ही हर्ट्स कहते हैं। ये हो गया 10⁻3 हर्ट्स, 10⁻, मेगा मतलब 6 हर्ट्स होता है, और गीगा हर्ट्स जो होता है 10⁻9। तो सबसे बड़ी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की ये गीगा हर्ट्स। और नॉर्मली इसको जो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर के उनके ऑपरेशंस या सेंसिटिविटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए इनको यूज़ करते हैं। फिर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि आंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। इसी को चाहो आप तो 10⁻10 मीटर में अगर कन्वर्ट करके लिखोगे तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो -10 हो जाएगा। अगर इसको आप मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर मतलब 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 20वां क्वेश्चन आप देखिए, यूवी विजिबल जो रेंज होती है क्या 200 से 400 नैनोमीटर है कि 400 से 800 है कि 200 से 800 है या 800 से ऊपर है। तो आपको मालूम है कि 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज अल्ट्रावायलेट की होती है, 400 से 800 की लगभग विजिबल की होती है, दृश्य प्रकाश की। तो इसलिए यूवी विजिबल की जो रेंज है वो तीसरे नंबर की होना चाहिए, 200 से 800 नैनोमीटर। अब 21 नंबर का जो प्रश्न है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन सी एनर्जी को मेजर करते हैं, जो निकलती है बाहर, या जो स्कैटर होती है, या जो एब्जॉर्ब होती है, और या जो इंसिडेंट है। तो नेचुरली जो एब्जॉर्ब हो रही है उसी के नाम पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अगर हम एमिटेड रेडिएशन को मेजर करते हैं तो वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को मेजर करेंगे और यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमिटेड एनर्जी को। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा किस किस के बीच खींचा जाता है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में। हाँ, ये भी होता है। ट्रांसमिटेंस भी आप ले सकते हो वाई एक्सिस में और वेवलेंथ ले सकते हो एक्स एक्सिस में, या एब्जॉर्बेंस को आप ले लो वाई एक्सिस में और वेव नंबर को ले लो आप एक्स एक्सिस में। तो ये तीनों आंसर सही लग रहे हैं, इसलिए सही आंसर है चौथा, ऑल ऑफ द अबव। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एब्जॉर्बेंस का इक्वेशन या फार्मूला क्या है, नेचुरल लॉग IT अपॉन 0 या नेचुरल लॉग I0 अपॉन IT। IET मतलब ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी और I0 मतलब इंसिडेंट, या LOG मतलब जो कॉमन लॉगरिथम है जिसका बेस 10 होता है, यहाँ E होता है बेस, लॉग IT अपॉन I0 और लॉग I0 अपॉन IT। तो आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कि लॉग I0 अपॉन IT को ही एब्जॉर्बेंस कहते हैं या ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, पर ऑप्टिकल डेंसिटी आजकल ऑब्सलीट हो गया है, लुप्त हो गया है, और अपन एब्जॉर्बेंस ही इसको कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप के। किसी सोल्यूशन का अगर एब्जॉर्बेंस 1 है, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए आप, एब्जॉर्बेंस बराबर होता है लॉग I0 अपॉन IT। अब ए का मान कितना है 1, मतलब ये कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, क्योंकि log 10 1 होता है। तो अगर एब्जॉर्बेंस 1 है तो इसको 100 मान लो आप और इसको 10 मान लो। तो इंसिडेंट रेडिएशन कितना है 100 और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना है 10, ताकि ये रेशो log 10 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो अगर 100 इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है या एनर्जी है और इसकी 10 है ट्रांसमिटेड की, तो बाकी 90 कहाँ गई, 90 एब्जॉर्ब हो गई। तो अगर एब्जॉर्बेंस 1 है, इसका मतलब है कि 1% लाइट एब्जॉर्ब होगी, 10 होगी या 90 होगी या 100 होगी। तो जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया कितनी आ रही है 90, तो आंसर ये 3 सही है। इसी तरह से अगर कोई सोल्यूशन एक ऐसा है जिसका एब्जॉर्बेंस 2 है, तो अगर आप इसी इक्वेशन में देखें लॉग 100 का मान होता है 2। अगर ये 100 आ रहा है I0 अपॉन IT,
तो I0 मतलब 100 और IT को 1 मान लें अपन, तो 100 इंसिडेंट रेडिएशन है और IT ट्रांसमिटेड है 1, तो एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 99% हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है 99% लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। इसी तरह से ट्रांसमिटेंस जो T होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन यहाँ पे दिए हैं। तो आपको मालूम है कि ट्रांसमिटेंस जिसको कैपिटल T से दर्शाते हैं, ये क्या होता है, IT अपॉन I0, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई I0। ना यहाँ लॉग आता है ना कुछ आता है। इसी तरह से 28वें नंबर का क्वेश्चन है, लैम्बर्ट बियर इक्वेशन क्या है, एब्जॉर्बेंस बराबर एप्सिलॉन CL, और ये इसके अलग अलग रूप हैं। आपको मालूम है कि एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन भी होता है और सोल्यूशन की थिकनेस के, इनमें समानुपात का इक्वेशन जो रिलेशन होता है, इसलिए आंसर इसका 1 ही होगा। 29वां क्वेश्चन ये है कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो किसके लिए आएगी, वो नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन रेंज है वो बहुत नैरो है, कम रेंज में है। वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन मतलब बहुत वाइड रेंज के कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन बनाएंगे आप, और आप एब्जॉर्बेंस निकालेंगे और ग्राफ खींचेंगे सी के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और तीसरा आंसर कहता है कि स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती। और चौथा आंसर कहता है कि एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। पर लैम्बर्ट बियर्स का जो लॉ है वो कहता है कि नैरो रेंज के कंसंट्रेशन के लिए एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो सदैव स्ट्रेट लाइन होती है। 30वां क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन में लैम्बर्ट बियर्स लॉ ओबे नहीं होता है, सोल्यूशन अगर बहुत कंसंट्रेटेड होंगे तो भी नहीं होता है, आपको पता है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ एक हो, डेफिनिट हो, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ना हो, उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी तो आप लैम्बर्ट बियर लॉ ओबे नहीं होगा। सोल्यूशन अगर होमोजीनियस नहीं है, टर्बिडिटी है, कोलाइडल सस्पेंशन है उसमें, तो भी लैम्बर्ट बियर्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो इसके अनुसार तो तीनों आंसर होंगे और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप ये ध्यान देंगे, कई बार क्या होता है कि हम एकदम से आंसर हमको बनता है तो हम तुरंत लगा देते हैं, पर इस मल्टीपल क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आंसर वाले, तो उसमें आप याद रखिए वही आंसर सही होता है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है। तो एक आंसर करेक्ट है यहाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों आंसर इसके सही हैं, तो चौथा जो है ऑल ऑफ द अबव, यही इसका सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच। और अगले जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो केवल होंगे माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो आप जो पुराने वीडियोस हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको ही पढ़िएगा आप। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम फिर से आपके सामने केवल ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो केवल रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित होंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी को बढ़ावा दीजिएगा। थैंक यू।